हम आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो इंटरनेट की दुनिया को एक तरह से अंदर से चलाता है। जिस पर लाखों एंटरप्राइज सिस्टम और वेब एप्लीकेशन टिके हुए हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा विषय है पीएचपी सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस। बहुत ही जरूरी टॉपिक है ये। हाँ, और मैंने इस विस्तृत विश्लेषण के लिए कुछ बेहतरीन स्रोत पढ़े हैं, जैसे कि फोर्टिफाइंग द फाउंडेशन, एसेंशियल पीएचपी सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस और साथ ही द आर्किटेक्चर ऑफ असाइनमेंट ऑन क्लिक का एक बहुत ही दिलचस्प संदर्भ। ये दोनों ही स्रोत काफी गहराई में जाते हैं ना। और इन स्रोतों को खंगालने के बाद एक बात जो मेरे लिए बिल्कुल साफ हो जाती है वो ये कि पीएचपी वेब डेवलपमेंट की दुनिया में बहुत ही लोकप्रिय और लचीली भाषा है। लचीली मतलब फ्लेक्सिबल। हाँ, लेकिन अक्सर यही लचीलापन सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बन जाता है। सही कहा आपने। फ्लेक्सिबिलिटी की अपनी कीमत होती है। हैकर्स असल में किन कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और उन्हें कोड के स्तर पर कैसे ब्लॉक किया जाता है, मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ। मैं भी। देखिए, जब हम साइबर सुरक्षा या आधुनिक कोड आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो अक्सर लोगों का फोकस सिर्फ नए फ्रेमवर्क्स पर होता है। हाँ, या फिर बहुत ही जटिल डिप्लॉयमेंट पाइपलाइंस पर। बिल्कुल। लेकिन असल में सुरक्षा केवल कोड की कुछ लाइनें लिखने का तरीका नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक निरंतर प्रक्रिया है। ये डेटा की अखंडता मतलब डेटा इंटेग्रिटी और सिस्टम के हर एक लेयर पर उपयोगकर्ता के भरोसे को बनाए रखने का एक कमिटमेंट है। हर लेयर पर। हाँ, चाहे वो डेटाबेस का आर्किटेक्चर हो या फ्रंट एंड से आने वाला एक साधारण सा फॉर्म, हर पॉइंट पर एक स्पष्ट सुरक्षा प्रोटोकॉल होना ही चाहिए। और अगर हमारी बुनियादी नींव ही कमजोर हो तो ऊपर बना हुआ कोई भी असाइनमेंट ऑन क्लिक जैसा आधुनिक आर्किटेक्चर भर-भराकर ढह सकता है। नींव मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, आइए इसके हर पहलू को खोलकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं इनपुट वैलिडेशन से। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। बिल्कुल, स्रोत इसे यही कहता है। मैं इसे एक क्लब के बाउंसर की तरह देखती हूँ। बाउंसर? हाँ, मतलब जो हर आने वाले की जांच करता है ताकि कोई भी गलत तत्व अंदर ना आ सके। हाँ, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? अक्सर डेवलपर्स क्या करते हैं, वो ब्लैकलिस्टिंग का सहारा लेते हैं, मतलब उन कैरेक्टर्स को ब्लॉक करना जो उन्हें खतरनाक लगते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। हाँ, स्रोत भी स्पष्ट रूप से व्हाइट लिस्ट वैलिडेशन को बेहतर मानता है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप समझाएं कि ब्लैकलिस्टिंग हमेशा फेल क्यों होती है। देखिए, ब्लैकलिस्टिंग की विफलता सुरक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही जाना माना तथ्य है। आप हर संभावित खतरनाक इनपुट का अनुमान लगा ही नहीं सकते। हैकर्स हमेशा पेलोड को एनकोड करने के नए-नए तरीके ढूंढ लेते हैं। तो व्हाइट लिस्ट वैलिडेशन इसका हल कैसे है? व्हाइट लिस्ट वैलिडेशन का सिद्धांत यह है कि हर इनपुट डिफॉल्ट रूप से अविश्वसनीय है, अनट्रस्टेड है, जब तक कि वो पहले से तय किए गए कड़े नियमों पर खरा ना उतरे। एकदम सही। उदाहरण के लिए, अगर सिस्टम को किसी देश का कोड चाहिए, जैसे ISO कंट्री कोड्स, हाँ, तो हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि उसमें कोई HTML टैग तो नहीं है। हम एक सख्त एरे का उपयोग करेंगे जिसमें केवल मान्य कोड्स हों। और अगर इनपुट उस लिस्ट में नहीं है तो उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसे हम जीरो ट्रस्ट अप्रोच कहते हैं। इस जीरो ट्रस्ट अप्रोच को लागू करने में मैंने देखा है कि रेगुलर एक्सप्रेशन यानी रेजेक्स की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। बहुत बड़ी भूमिका होती है, बिल्कुल। लेकिन डेवलपर्स रेजेक्स लिखते समय बहुत सी गलतियां कर देते हैं। हाँ, ये तो है। एक खराब लिखा हुआ रेजेक्स न सिर्फ इनपुट को वैलिडेट करने में फेल होता है, बल्कि वो रेजोस अटैक मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन डिनायल ऑफ सर्विस का कारण भी बन सकता है, जहां सर्वर का सीपीयू पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। हाँ, ये एक बहुत ही शानदार तकनीकी बिंदु उठाया है आपने। रेजेक्स बहुत पावरफुल है, लेकिन ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। अगर हम सिर्फ ईमेल वैलिडेशन की ही बात करें तो RFC मानकों के अनुसार एक परफेक्ट रेजेक्स लिखना बेहद जटिल काम है और इसमें गलतियों की गुंजाइश भी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए हमारे स्रोत में PHP के इनबिल्ट फिल्टर अंडरस्कोर वार फंक्शन का विशेष रूप से जिक्र किया गया है। ओह हाँ, फिल्टर वार फंक्शन। हाँ, जब हम इसे फिल्टर वैलिडेट ईमेल फ्लैग के साथ इस्तेमाल करते हैं तो हम कस्टम रेजेक्स की पूरी जटिलता को दरकिनार कर देते हैं। और ये सुरक्षित भी है। आज़ादा, क्योंकि ये फंक्शन PHP के कोर C कोड में लिखा गया है। ये बहुत तेज है और सुरक्षा मानकों पर पहले ही परखा जा चुका है। ये इस बात का एकदम सटीक उदाहरण है कि डेवलपर्स को मतलब पहिया दोबारा बनाने से बचना चाहिए। रीइन्वेंटिंग द व्हील,
बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब नेटिव टूल्स पहले से मौजूद हों। सही कहा। और इसी संदर्भ में स्रोत के FAQ सेक्शन में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। कौन सी? वैलिडेशन और सैनिटाइजेशन के बीच का अंतर। मैंने अक्सर तकनीकी चर्चाओं में देखा है कि इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लिया जाता है, जो कि आर्किटेक्चरल स्तर पर एक बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल। देखिए, यह अंतर समझना ही सुरक्षा की नींव है। वैलिडेशन जो है वो आपके बाउंसर वाले उदाहरण की तरह एक गेट कीपर है। ये केवल ये तय करता है कि इनपुट हमारे फॉर्मेट से मिल खाता है या नहीं। क्या ये एक मान्य ईमेल है, क्या ये एक इंटीजर है। मतलब ये इनपुट को बदलता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं बदलता। ये बस हाँ या ना में जवाब देता है। और सैनिटाइजेशन? सैनिटाइजेशन डेटा को बदलने या उसे साफ करने की प्रक्रिया है। समझ रही हूँ। मान लीजिए किसी टेक्स्ट फील्ड में वैलिडेशन पास हो गया, लेकिन उसमें स्क्रिप्ट टैग्स छिपे हुए हैं, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। बहुत। तो सैनिटाइजेशन उन खतरनाक टैग्स को या तो हटा देगा, स्ट्रिप कर देगा, या उन्हें सुरक्षित कैरेक्टर्स में एनकोड कर देगा, ताकि जब वो डेटा ब्राउजर में रेंडर हो तो कोई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यानी XSS अटैक ना हो सके। एकदम सटीक। यहाँ से ये विषय सच में बेहद दिलचस्प हो जाता है। क्योंकि जब हम सैनिटाइजेशन और डेटा को सुरक्षित रखने की बात करते हैं तो बैकएंड पर सबसे बड़ा और विनाशकारी खतरा SQL इंजेक्शन का होता है। सबसे डरावना सपना किसी भी डेवलपर के लिए। सच में ये सिर्फ एक साधारण बग नहीं है। अगर कोई एप्लीकेशन SQL इंजेक्शन के प्रति संवेदनशील है तो हमलावर पूरा डेटाबेस पढ़ सकता है। और ये कमजोरी पैदा कैसे होती है? जब अनफिल्टर्ड यूजर इनपुट को सीधे SQL क्वेरी स्ट्रिंग में जोड़ दिया जाता है, कॉन्कैटिनेट कर दिया जाता है। यहाँ सबसे ध्यान खींचने वाली बात यह है कि SQL इंजेक्शन की जो मूल वजह है वो डेटाबेस इंजन का कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन? वो कैसे? देखिए, जब आप एक SQL क्वेरी बनाते हैं और उसमें सीधे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के जरिए कोई वेरिएबल जोड़ते हैं, तो डेटाबेस इंजन ये अंतर ही नहीं कर पाता कि क्वेरी का लॉजिक यानी कमांड कहाँ खत्म हुआ और यूजर का डेटा कहाँ से शुरू हुआ। और हमलावर इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। वो अपने इनपुट में ऐसे SQL कीवर्ड्स डाल देते हैं जो ओरिजिनल क्वेरी के लॉजिक को ही पूरी तरह से बदल देते हैं। तो इसका इलाज क्या है? यहीं पर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सबसे कारगर हथियार साबित होते हैं। पहले क्वेरी को प्रिपेयर करते हैं और फिर पैरामीटर्स को बाइंड करते हैं, तो हम डेटाबेस से बात करने का तरीका ही बदल देते हैं। बिल्कुल सही। हमारे स्रोत के FAQ 2 में भी इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स इतने सुरक्षित आखिर क्यों हैं? क्योंकि जब हम $PDO प्रिपेयर का उपयोग करते हैं तो हम डेटाबेस इंजन को क्वेरी का सिर्फ ढांचा भेजते हैं, एग्जीक्यूशन प्लान। हाँ, डेटाबेस इंजन उस ढांचे को पार्स और कंपाइल कर लेता है। ठीक है। इसके बाद जब हम वेरिएबल्स को बाइंड करके क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो डेटा एक अलग बाइनरी प्रोटोकॉल के जरिए डेटाबेस तक पहुंचता है। मतलब लॉजिक और डेटा पूरी तरह से अलग-अलग जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। चूंकि क्वेरी का लॉजिक पहले ही फिक्स हो चुका है, इसलिए अब उस डेटा में चाहे कितने भी ड्रॉप टेबल या खतरनाक कमांड क्यों ना हो, डेटाबेस इंजन उसे केवल रॉ डेटा मानेगा। एकदम सही। वो उसे कभी भी एग्जीक्यूटेबल कोड के रूप में रन ही नहीं करेगा। ये सच में एक बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चरल समाधान है ना? और मुझे लगता है कि द आर्किटेक्चर ऑफ असाइनमेंट ऑन क्लिक जैसे आधुनिक सिस्टम्स में इस प्रक्रिया को और भी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। हाँ, आज के समय में डेवलपर्स सीधे PDO का इस्तेमाल कम ही करते हैं। वो ORM टूल्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि डॉक्ट्रिन या लारावेल का एलोक्वेंट। बिल्कुल। और ये ORM टूल्स बैकग्राउंड में डिफॉल्ट रूप से प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स का ही उपयोग करते हैं, जिससे SQL इंजेक्शन का खतरा लगभग खत्म हो जाता है, बशर्ते डेवलपर जानबूझकर कच्ची या रॉ क्वेरी ना लिखे। वो तो है। ORM निश्चित रूप से विकास की गति और सुरक्षा दोनों को बढ़ाते हैं। लेकिन क्या? जब हम डेटाबेस में डेटा स्टोर करने की बात कर रहे हैं तो हमें वर्स्ट केस सिनेरियो भी सोचना होगा। मतलब अगर डेटाबेस हैक हो जाए? हाँ, अगर किसी भी कारण से, चाहे वो कोई 0 डे वल्नरेबिलिटी हो या सर्वर का मिसकॉन्फ़िगरेशन, अगर हैकर को डेटाबेस का पूरा डंप मिल जाता है तो क्या होगा? तब तो सारा यूजर डेटा खतरे में आ जाएगा। सिस्टम की अंतिम सुरक्षा पंक्ति क्या है उस वक्त? यहीं पर पासवर्ड हैशिंग की महत्व सामने आती है। मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही। प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड स्टोर करना तो आज के समय में एक अक्षम्य अपराध है। वो तो पाप है। हाँ, लेकिन स्रोत के FAQ 4 में
एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी भी दी गई है कि हैशिंग के पुराने तरीके जैसे MD5 या SHA-1 अब पूरी तरह से अप्रचलित और असुरक्षित हो चुके हैं। डेप्रिकेटेड हैं पूरी तरह से। फिर भी बहुत से लेगेसी सिस्टम्स आज भी इनका उपयोग कर रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। इन पुराने एल्गोरिदम्स के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे बहुत तेज हैं। तेज होना समस्या कैसे हो सकती है? देखिए, आधुनिक हार्डवेयर और जीपीयू का उपयोग करके हैकर्स हर सेकंड अरबों MD5 हैश जनरेट कर सकते हैं। बाप रे। हाँ, जिससे ब्रूट फोर्स या रेनबो टेबल अटैक्स के जरिए वो पासवर्ड्स को मिनटों में क्रैक कर लेते हैं। मतलब पुराने हैशिंग एल्गोरिदम्स की यही रफ्तार उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। बिल्कुल। इसीलिए PHP ने पासवर्ड हैश नाम का एक बहुत ही शानदार इनबिल्ट फंक्शन पेश किया, जो डिफॉल्ट रूप से बीक्रिप्ट एल्गोरिदम का उपयोग करता है। सही कहा। और बीक्रिप्ट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे जानबूझकर धीमा बनाया गया है। कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव। हाँ, इसमें एक कॉस्ट फैक्टर होता है। एक डेवलपर इस कॉस्ट को बढ़ा सकता है, जिससे एक पासवर्ड को हैश करने में सर्वर को कुछ मिलीसेकंड का समय लगता है। एक सामान्य लॉगिन के लिए तो ये देरी यूजर को महसूस भी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। लेकिन जब कोई हैकर करोड़ों पासवर्ड्स को ब्रूट फोर्स करने की कोशिश करता है, तो यही मिली सेकेंड्स मिलकर दशकों का समय बन जाते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। और ब्रूट फोर्स को धीमा करने के अलावा पासवर्ड हैश एक और बहुत ही क्रिटिकल काम बैकग्राउंड में अपने आप करता है। आप सॉल्टिंग की बात कर रही हैं? जी हाँ, सॉल्टिंग या नमक छिड़कना। अगर दो यूजर्स का पासवर्ड एक जैसा है, मान लीजिए दोनों ने एडमिन 123 रखा है, जो कि बहुत आम है। हाँ, तो बिना सॉल्टिंग के उन दोनों का हैश भी बिल्कुल एक जैसा ही बनेगा, जिससे हैकर को पैटर्न पहचानने में मदद मिल सकती है। और सॉल्टिंग इस समस्या का अचूक इलाज है। वो कैसे काम करता है? जब पासवर्ड हैश फंक्शन कॉल किया जाता है, तो बीक्रिप्ट एल्गोरिदम पासवर्ड को हैश करने से पहले उसमें एक पूरी तरह से रैंडम और यूनिक स्ट्रिंग जोड़ देता है। इसी रैंडम स्ट्रिंग को सॉल्ट कहते हैं। हाँ, और ये सॉल्ट हर एक पासवर्ड के लिए अलग होता है। इसे हैश के साथ ही डेटाबेस में स्टोर कर लिया जाता है। तो इसका मतलब है कि समान पासवर्ड वाले दो यूजर्स का फाइनल हैश पूरी तरह से अलग दिखेगा? बिल्कुल अलग। ये तकनीक रेनबो टेबल्स को पूरी तरह से बेकार कर देती है। और जब ऑथेंटिकेशन का समय आता है तब PHP का पासवर्ड वेरीफाई फंक्शन डेटाबेस से हैश को उठाता है, उसमें से सॉल्ट को डिकोड करता है और यूजर के दर्ज किए गए पासवर्ड को उसी सॉल्ट के साथ हैश करके मैच कर लेता है। और ये सब कुछ सुरक्षित और स्वचालित तरीके से होता है। जी, डेवलपर्स को खुद से सॉल्ट मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस पूरी बात का आखिर मतलब क्या निकलता है? मतलब? मेरा मतलब है, हमने बाहरी इनपुट को वैलिडेट और सैनिटाइज कर लिया, SQL इंजेक्शन रोक लिया और पासवर्ड्स को भी बीक्रिप्ट और सॉल्टिंग के जरिए सुरक्षित कर लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। बिल्कुल नहीं। जब कोई यूजर सफलतापूर्वक ऑथेंटिकेट हो जाता है, लॉगिन कर लेता है, तो सर्वर को ये याद रखना होता है कि यही वो यूजर है जो एक पेज से दूसरे पेज पर जा रहा है। क्योंकि HTTP डिफॉल्ट रूप से एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। सही। और इसी स्टेट को बनाए रखने के लिए हम सेशन मैनेजमेंट का उपयोग करते हैं। बिल्कुल। जब ऑथेंटिकेशन सफल होता है, तो सर्वर यूजर को एक यूनिक सेशन आईडी असाइन करता है, जो आमतौर पर यूजर के ब्राउजर में कुकी के रूप में स्टोर हो जाती है। अब समस्या ये है कि यह सेशन आईडी ही यूजर की पहचान बन जाती है। जी हाँ, अगर कोई हैकर इस आईडी को चुरा ले, तो उसे यूजर का पासवर्ड जानने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो सर्वर को धोखा देकर सीधे यूजर के अकाउंट में लॉगिन हो सकता है। इसे ही हम सेशन हाईजैकिंग कहते हैं। और एक और इसी से जुड़ा हुआ हमला है सेशन फिक्सेशन। वो भी बहुत खतरनाक है। जहां हैकर पहले से ही एक वैलिड सेशन आईडी जनरेट करता है और किसी तरह, जैसे मलिशियस लिंक के जरिए, पीड़ित को वही आईडी इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देता है। और जब पीड़ित उस आईडी के साथ लॉगिन करता है, तो हैकर के पास पहले से ही वो आईडी होती है और उसे अकाउंट का एक्सेस तुरंत मिल जाता है। इन दोनों खतरों को बेअसर करने के लिए हमारे स्रोत के FAQ3 में एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश है, सेशन रीजेनरेटेड आईडी ट्रू का उपयोग। बिल्कुल। सेशन रीजनरेशन प्रिविलेज एस्केलेशन के समय सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। प्रिविलेज एस्केलेशन मतलब जब यूजर का रोल बदलता है? हाँ, जैसे कि जब वो एक अनाम गेस्ट से एक लॉग्ड इन यूजर बनता है, उस वक्त पुरानी सेशन आईडी को तुरंत नष्ट कर दिया जाना चाहिए और एक बिल्कुल नई आईडी जनरेट की जानी चाहिए। सही कहा। सेशन रीजेनरेटेड ट्रू में जो ट्रू पैरामीटर है, वही यह सुनिश्चित करता है कि पुरानी आईडी अब किसी काम की नहीं रही, जिससे सेशन फिक्सेशन अटैक्स पूरी तरह से विफल हो जाते हैं। एकदम।
इसके साथ ही मुझे लगता है सेशन कुकीज को सुरक्षित रूप से क्लाइंट तक पहुंचाना भी उतना ही क्रिटिकल है। बहुत क्रिटिकल है। अगर कुकीज गलत तरीके से सेट की गई हैं, तो सारी सर्वर साइड सुरक्षा धरी की धरी रह जाएगी। कुकी फ्लैग्स यहाँ बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, खास तौर पर HTTP ओनली और सिक्योर फ्लैग्स। इन दोनों फ्लैग्स के बीच का अंतर समझना तकनीकी रूप से बहुत बहुत जरूरी है। आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे? जरूर। HTTP ओनली फ्लैग ब्राउजर को ये निर्देश देता है कि इस कुकी को किसी भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भाषा के माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता। मतलब जावास्क्रिप्ट इसे नहीं पढ़ सकता? बिल्कुल नहीं। इसका फायदा यह है कि अगर एप्लीकेशन में कोई XSS वल्नरेबिलिटी छूट भी गई है और हैकर जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट कर भी दे, तब भी वो document.cookie कमांड का उपयोग करके सेशन आईडी को नहीं चुरा पाएगा। ये तो बहुत शानदार बचाव है। और सिक्योर फ्लैग? सिक्योर फ्लैग नेटवर्क लेवल की सुरक्षा प्रदान करता है। ये सुनिश्चित करता है कि ब्राउजर इस कुकी को सर्वर पर तभी भेजेगा जब कनेक्शन एनक्रिप्टेड हो। मिडल या पैकेट स्निफिंग हमलों को रोकता है, जो पब्लिक वाईफाई जैसे असुरक्षित नेटवर्क पर बहुत आम है। ये तो डिफेंस इन डेप्थ का एक बेहतरीन उदाहरण है, लेयर दर लेयर सुरक्षा। बिल्कुल। लेकिन एक पेशेवर डेवलपर को हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहना चाहिए। मजबूत दीवारों के बावजूद कभी-कभी सेंधमारी हो ही जाती है। दुर्भाग्य से हाँ, ऐसा होता है। अगर कोई एप्लीकेशन हैक हो गया है या किसी जीरो डे वल्नरेबिलिटी का शिकार हुआ है, तो एक डेवलपर इसकी पहचान कैसे करेगा? ये बहुत ही व्यावहारिक और महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, रोकथाम आदर्श है, लेकिन पहचान अनिवार्य है। स्रोत का FAQ5 भी इसी पर बात करता है, इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज। हाँ, IOC सर्वर एक्सेस लॉग्स में अचानक आने वाला उछाल एक स्पष्ट संकेत है। ट्रैफिक में स्पाइक? हाँ, लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर हैं डेटाबेस के भीतर अनअधिकृत बदलाव या फिर नए एडमिन अकाउंट्स का अचानक बन जाना। और डेवलपर्स को एप्लीकेशन एरर लॉग्स पर भी बहुत बारीकी से नजर रखनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। उदाहरण के लिए, अगर लॉग्स में अचानक से PDO एक्सेप्शंस या SQL सिंटैक्स एरर्स की बाढ़ आ जाए, तो इसका मतलब है कि कोई टूल आपके इनपुट्स पर SQL इंजेक्शन का प्रयास कर रहा है। एकदम सही। और इसके अलावा सर्वर की फाइल डायरेक्टरी की अखंडता, फाइल इंटेग्रिटी भी बहुत अहम है। मैंने देखा है अक्सर हमलावर सिस्टम में घुसने के बाद कोई वेब शेल अपलोड कर देते हैं। हाँ, या मैलिशियस PHP फाइल। शायद किसी इमेज अपलोड डायरेक्टरी में, जहां फाइल्स को एग्जीक्यूट होने की अनुमति नहीं होनी चाहिए थी। सही कहा। और इन सब चीजों को ट्रैक करने के लिए सिर्फ मैनुअल तरीके काम नहीं आते। तो फिर क्या करना चाहिए? आज के एंटरप्राइज आर्किटेक्चर में लॉग एग्रीगेशन टूल्स और CM यानी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स का होना बहुत जरूरी है, जो ऐसी विसंगतियों पर तुरंत अलर्ट ट्रिगर कर सकें। जी। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो सुरक्षित एप्लीकेशन बनाना कोई चेकलिस्ट नहीं है जिसे आपने एक बार पूरा कर लिया और भूल गए। ये एक सतत प्रक्रिया है। तकनीक तेजी से बदल रही है और हमलावरों के तरीके भी बहुत परिष्कृत होते जा रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड। हर नई फीचर रिक्वेस्ट या कोड कमिट के साथ सिस्टम की भेद्यता का दायरा बदलता है। अटैक सरफेस बदलता है, इसीलिए निरंतर ऑडिटिंग, डिपेंडेंसी स्कैनिंग और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा को एक आर्किटेक्चरल सिद्धांत के रूप में अपनाना ही दीर्घकालिक स्थिरता की कुंजी है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है आपका। इनपुट वैलिडेशन से लेकर PDO बाइंडिंग तक और बीक्रिप्ट हैशिंग से लेकर सेशन फ्लैग्स और लॉग मॉनिटरिंग तक, सब आपस में जुड़े हैं। हाँ, ये सभी मिलकर उस मजबूत किले का निर्माण करते हैं जो हमारे यूजर्स की डेटा की रक्षा करता है। ये एक लाइफ साइकिल है जिसे हर डेवलपर को अपने दैनिक वर्कफ्लो का हिस्सा बनाना ही चाहिए। लेकिन इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। कैसा सवाल? एक ऐसा सवाल जिस पर हर डेवलपर और आर्किटेक्ट को विचार करना चाहिए। आज की चर्चा में हमने देखा कि कैसे डॉक्ट्रिन या लैरवल, एलोक्वेंट जैसे आधुनिक ORM टूल्स और फ्रेमवर्क्स सुरक्षा के कई भारी काम बैकग्राउंड में अपने आप कर लेते हैं। हाँ, वे डिफॉल्ट रूप से प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स का उपयोग करते हैं। वो CSRF टोकन खुद संभालते हैं, सेशन कुकीज को सुरक्षित रखते हैं। ये प्रोडक्टिविटी के लिए बेहतरीन है। तो इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये एब्स्ट्रैक्शन का एक ऐसा पर्दा है जो डेवलपर्स को अंडरलाइंग मैकेनिज्म से दूर कर रहा है। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। अगर कोई फ्रेमवर्क सारा काम खुद कर रहा है, तो क्या हमारी नई पीढ़ी के डेवलपर्स ये समझ पा रहे हैं कि SQL इंजेक्शन वास्तव में मेमोरी या पार्सिंग के स्तर पर कैसे काम करता है? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर कल को
किसी लोकप्रिय फ्रेमवर्क में कोई जीरो डे भेद्यता पाई जाती है और वो ऑटोमेटिक सुरक्षा कवच टूट जाता है, तो क्या आज के डेवलपर्स के पास उस खतरे का मैनुअल रूप से विश्लेषण करने का हुनर बचेगा? यही मेरा सवाल है। क्या वो उसे स्रोत कोड के स्तर पर फिक्स कर पाएंगे, या फिर हम इन ऑटोमेटेड टूल्स पर इतने निर्भर हो चुके हैं कि हमने बुनियादी इंजीनियरिंग सिद्धांतों को ही भूलना शुरू कर दिया है? ये एक बेहद ही प्रासंगिक और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। एब्स्ट्रैक्शन सच में एक दो-धारी तलवार है। बिल्कुल। यह हमें तेजी से काम करने की आज़ादी तो देता है, लेकिन साथ ही हमारे भीतर एक झूठी सुरक्षा की भावना, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी पैदा कर सकता है। हमें बेसिक्स नहीं भूलने चाहिए। एकदम सही। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि पर्दे के पीछे मशीन वास्तव में क्या कर रही है, तब तक हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकते। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर पूरे डेवलपर समुदाय को गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हमें टूल्स का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, लेकिन उन टूल्स के काम करने के मूलभूत सिद्धांतों की समझ को कभी भी कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। अपनी बुनियादी समझ को हमेशा तेज रखें, कोड के पीछे के आर्किटेक्चर पर सवाल उठाएं और हमेशा ये जानने की कोशिश करें कि सिस्टम असल में कैसे काम कर रहा है। आज की इस गहन और तकनीकी चर्चा में हमारे साथ गहराई तक जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत मजा आया इस चर्चा में। अगली बार हम फिर किसी ऐसे ही जटिल और दिलचस्प आर्किटेक्चरल विषय के हर पहलू को डिकोड करने के लिए वापस आएंगे। तब तक सुरक्षित कोड लिखते रहें और अपनी तकनीकी जिज्ञासा को हमेशा बनाए रखें।